हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। आज अगेन मैं अपना सेकंड सेशन लेके आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट जून 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द कॉमर्स। हमने जो ये सीरीज शुरू की है इनमें वो टॉपिक्स हैं जो एनटीए ने क्वेश्चन पेपर में कभी ना कभी पूछे ही हुए हैं और फ्यूचर में भी क्वेश्चंस उसके अराउंड ही आएंगे। मैंने आपको कल 1 to 10 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनकी 100% प्रोबेबिलिटी है वो पेपर्स में आएंगे वो कवर कर लिए थे। आज हमारा ये सेकंड क्लास है, सेकंड सेशन है, इसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नंबर 11, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता क्या है? बेसिकली दीज आर सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ बिजनेस। In short, these are all those expenses, यानी sum of all expenses incurred by a business in the course of its normal operations such as production, sales, distribution of goods and services। देखो, जब बिजनेस रन किया जाता है, बिजनेस में कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू उनके प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, उनकी सेल्स के रिगार्डिंग, गुड्स को या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट के रिगार्डिंग, जो ये डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे खर्चे किए जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी। अब जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या करता है? दीज हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस इन अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड, यानी ये वो खर्चे हैं जो रेवेन्यू जनरेट करने में भी हेल्प करेंगे, इसलिए इनका नाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ है। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली दिस इट इज ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट खर्चे। दीज आर दोज कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी जो खर्चे हम डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं टू प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, वेजेस हो गई, रेंट हो गया, फ्राइट हो गया, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो सेकंड टाइप है दैट इज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर दोज कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस सच एज टैक्सेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इनका बिजनेस के प्रोडक्शन और परचेज से सीधा सीधा कुछ नहीं लेना देना होता, बट ये बिजनेस को रन करने में बड़े नेसेसरी हैं। इनके बिना बिजनेस रन नहीं हो सकता। लाइक देखो, बिजनेस एक इकोनॉमी में रन करता है, सो बिजनेस ने टैक्स देना है, सो टैक्सेस हो गए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सैलरीज देनी है, एसेट्स पे, टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगी, सो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। इवन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो इंक्लूड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर फिक्स्ड एसेट। देखो, जैसे सपोज करो अगर बिजनेस ने कोई मशीनरी एक्वायर कर लिया, दैट इज अ टाइप ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, जो उसके मेंटेनेंस पे खर्चा आएगा, जो उसकी रिपेयर से खर्चा आएगा, दैट अकाउंट्स फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं क्रक्स में आपको बताऊं तो सिंपल सा हम कह सकते हैं जो बिजनेस के रेकरिंग नेचर के डे टू डे खर्चे होते हैं, जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, उसे रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करते हैं, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। लेट्स हैव अ लुक एट, इसके से रिलेटेड एनटीए ने कभी कोई क्वेश्चन पूछा है, सो क्वेश्चन उन्होंने क्या डाला था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स। अब उन्होंने हमें ए बी सी डी ई 5 ऑप्शंस दिए हैं और उनमें वो कह रही है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन खर्चों को डिफाइन करना है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें से कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, डेट रिलीफ टू फार्मर्स, सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर्स, ग्रांट्स टू स्टेट्स हो गया, सेंट्रल प्लान एलोकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल प्लान एलोकेशन फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। हमें जब इस क्वेश्चन का आंसर देना तो हमने अपने दिमाग में ये सोचना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डाटा इज ऑफ रिकरिंग नेचर, यानी कि ये वो खर्चे होंगे जो रेकरिंग नेचर के होंगे और जो सरकार डेली बेसिस में या मंथली बेसिस पे करते है, यानी दीज आर नॉट ओनली वन टाइम एक्सपेंसेस, दीज आर ऑफ रेगुलर नेचर। सो अगर हम ध्यान से स्टडी करें इस क्वेश्चन का आंसर विल बी, सबसे पहले फार्मर्स को जो डेट रिलीफ दी जाती है दैट इज ऑन रेगुलर बेसिस, फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज ऑफ रेगुलर नेचर, एंड जो स्टेट्स को ग्रांट दी जाती है दैट इज आल्सो ऑफ रेगुलर नेचर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ए, बी एंड सी। जो डी और ई ऑप्शन है, देखो जो सेंट्रल प्लान एलोकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सेंट्रल प्लान एलोकेशन, देखो ये तो प्लान्स है, 5 ईयर्स होते हैं, 10 ईयर प्लान्स होते हैं, ये तो रेगुलर, इन पे जो खर्चा किया जाता है दैट इज नॉट ऑफ रेगुलर नेचर। होप सो आपको ये फर्स्ट टॉपिक अच्छे से कंप्लीट समझ आ गया होगा, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। सो नाउ हैव अ लुक एट नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 12, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नाउ लेट्स हैव अ लुक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं। देखो, दिस इज अ कॉस्टिंग मेथड दैट असाइंस ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज
बेस्ड ऑन द एक्टिविटी दैट कंज्यूम दैम एंड रिसोर्स दे यूज। सिंपल क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, जो ये मेथड है ये क्या करता है, ये जितनी भी बिजनेस के ओवरहेड और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट जिस प्रोडक्ट के साथ और सर्विस के साथ रिलेटेड है, ये उसे उस पर एलोकेट कर देता है बेस्ड ऑन द एक्टिविटी दैट कंज्यूम दैम एंड द रिसोर्सेज दे यूज। यानी कि इसका मेन काम क्या है, रिकॉग्नाइजेस द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड एलोकेट्स कॉस्ट मोर एक्यूरेटली देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। यानी जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ना, जितनी हमारी बिजनेस में कॉस्ट इनकर हो रही है, स्पेसिफिकली ओवरहेड और इनडायरेक्ट समझ लो, एक्टिविटीज हैं और प्रोडक्ट्स हैं, ये उनमें आपस में कैजुअल रिलेशनशिप को बिठाता है और कॉस्ट को एलोकेट करता है मोर एफिशिएंटली देन द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। अब जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है। सेकंड, उन एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है इन कॉस्ट पूल्स विच आर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट रिलेटेड टू एन एक्टिविटी। यानी अगर एक ही एक्टिविटी के साथ डिफरेंट कॉस्ट है, उनको आपस में पूल कर दिया जाता है कॉस्ट पूल में। थर्ड क्या है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट पूल बाय एडिंग अप ऑल द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद दैट एक्टिविटी। जितनी भी कॉस्ट अकर हो रही है एक कॉस्ट पूल को, उनको सभी को ऐड कर लिया जाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ड्राइवर को, हर कॉस्ट पूल के लिए एक कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैलकुलेट किया जाता है फॉर ईच कॉस्ट पूल बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट पूल बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। लास्ट स्टेप क्या है, असाइन की जाती है कॉस्ट ऑफ द ईच कॉस्ट पूल टू द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स। होप्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक आगे क्या है। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स आते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है, अब ये कॉस्ट ड्राइवर्स होते क्या हैं, पहले देखो, दीज आर द फैक्टर दैट कॉज द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी टू चेंज। यानी अगर कोई भी एक्टिविटी की कॉस्ट हमने मेजर किया, ये वो फैक्टर्स हैं जो उस कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। These are used to assign overhead and indirect cost to products or services based on their consumption of resources। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस जितने रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है, उसके बेसिस पे ये हेल्प करते हैं हमें ओवरहेड और इनडायरेक्ट कॉस्ट को असाइन करने में। इवन ये हेल्प करते हैं हमें अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में एंड रेलेवेंस ऑफ कॉस्टिंग बाय फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज एंड जनरेट कॉस्ट एंड रिसोर्सेज दे यूज। बेसिकली हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्टडिंग आवर एक्टिविटीज दैट इज यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। अब जो ये कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, ये दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले आते हैं रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर्स that measure the amount of resources that an activity consumes such as electricity, labor and material। इनका क्या काम है, ये हमें मेजर करके बताते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही है। सेकंड, यूज टू असाइन द कॉस्ट ऑफ अ रिसोर्स टू एन एक्टिविटी। जितने हमारी रिसोर्स की कॉस्ट है, हमें ये उसे असाइन करने में हेल्प करते हैं टू एन एक्टिविटी में। सेकंड टाइप आती है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। ये क्या करते हैं, दीज मेजर द इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिमांड फॉर एन एक्टिविटी बाय अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। यानी अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, वो कितने डिमांड कर रही है, उसकी डिमांड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने में हेल्प करते हैं, सच एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए, मशीन आवर्स हो गए, इंस्पेक्शंस हो गई। इवन दीस आर यूज्ड टू असाइन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी टू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। देखो, जो रिसोर्स थे वो कॉस्ट ऑफ अ रिसोर्स टू एन एक्टिविटी साइन करने में हेल्प करते थे। जो ये एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है, ये हेल्प करते हैं कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी टू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसमें क्या मैं बताना चाहता हूं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें उन्होंने 5 ऑप्शंस दिया। फर्स्ट क्या है वॉल्यूम, सेकंड क्या है ट्रांजैक्शन, थर्ड का है इंटेंसिटी, फोर्थ इज करेंसी एंड फिफ्थ इज ड्यूरेशन। और वो कह रहे हैं आप आइडेंटिफाई करके बताओ विच आर द कॉस्ट ड्राइवर्स यूज्ड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो आफ्टर एनालाइजिंग, मैंने आपको पूरा टॉपिक डिटेल में बता दिया। सो करेक्ट आंसर विल बी ट्रांजैक्शन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। ये 3 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कॉस्ट ड्राइवर्स है जो हमें इन ऑप्शन में से मिल रहे हैं, जो हमारी एक एक्टिविटी की कॉस्टिंग को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट टॉपिक नंबर 13। टॉपिक नंबर 13 में क्या आता है, पोर्टफोलियो बेटा। क्या होता है ये पोर्टफोलियो बेटा? बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क और वोलेटिलिटी ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स कंपेयर टू द मार्केट एज अ होल। देखो,
ये एक मेजर है सिस्टमेटिक रिस्क और वोलेटिलिटी की। अब ये वोलेटिलिटी होगी किसकी? दैट इज ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली वो होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। जब हम इसको कंपेयर करते हैं टू मार्केट एज अ होल, इसको यूजली S&P 500 कहा जाता है। नेक्स्ट वो क्या करें? इंडिकेट्स हाउ मच द पोर्टफोलियोज रिटर्न टेंड टू मूव विद द मार्केट रिटर्न। यानी जो हमने पोर्टफोलियो फ्रेम किया है दैट कंप्राइजेस ऑफ द डिफरेंट सिक्योरिटीज, उसके रिटर्न्स कितना मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिटर्न्स। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो बेटा 1 मींस दैट पोर्टफोलियो मूव्स इन सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एज द मार्केट। देखो अगर तो पोर्टफोलियो का आंसर 1 आ गया, देन जो पोर्टफोलियो वो सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में मूव कर रहा है जैसे कि मार्केट मूव कर रही है। अगर तो ग्रेटर देन 1 आ गया, दैट मींस पोर्टफोलियो इज मोर वोलेटाइल देन द मार्केट, यानी मार्केट कम वोलेटाइल है एज कंपैरेटिव टू पोर्टफोलियो। यानी सिंपल वे में पोर्टफोलियो अगर ग्रेटर देन पोर्टफोलियो बेटा इज ग्रेटर देन 1, पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाएगी मार्केट से। अगर तो पोर्टफोलियो बेटा लेस देन 1 आ जाता है, दैट इज पोर्टफोलियो इज लेस वोलेटाइल देन द मार्केट, यानी इन शॉर्ट मार्केट में अब वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। सो इन समरी में अगर मैं बताऊंगा कि ये कहना क्या जाता है, ये मेजर करता है सिस्टमैटिक रिस्क और वोलेटिलिटी अपने पोर्टफोलियो स्टॉक की एज कंपेयर्ड एज अ होल टू द मार्केट। सो नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? पोर्टफोलियो बीटा को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो क्या है? सबसे पहले कहते हैं द बीटास ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। देखो एक तो हमारा पोर्टफोलियो का बीटा है, अब उस पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, अब उन इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी बीटा वो सारे भी पोर्टफोलियो के बीटा को अफेक्ट करते हैं। सेकंड है वेट्स और प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। जितने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कंप्राइज्ड है उसकी क्या प्रोपोर्शन है, क्या वेट है, वो भी हमारे पोर्टफोलियो बीटा को अफेक्ट करता है। थर्ड क्या आता है? कोरिलेशन अमंग द इंडिविजुअल स्टॉक्स। आप जो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन उनका क्या है, वो अफेक्ट करेगा पोर्टफोलियो बीटा को। लिवरेज और डेट लेवल ऑफ कंपनी अफेक्ट करेगा। अब हमारी कंपनी किस इंडस्ट्री और सेक्टर में है, यानी ये पोर्टफोलियो किस इंडस्ट्री और सेक्टर में ऑपरेट करता है, वो अफेक्ट करेगा। मार्केट कंडीशंस इफेक्ट करेंगी, एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगी। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, वो क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पोर्टफोलियो बीटा। मैंने आपको बता दिया, मैंने पूरी आपको डिटेल बनाई है। इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनके जो बीटास हैं वो अफेक्ट करते हैं, वेट और प्रोपोर्शन अफेक्ट करती है, कोरिलेशन अफेक्ट करता है, लिवरेज अफेक्ट करता है, इंडस्ट्री और सेक्टर अफेक्ट करता है, मार्केट कंडीशन। सो इनमें से अगर देखें, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? ऑप्शन ए में कह रहे हैं वो पोर्टफोलियो का साइज, बी में कह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट की लॉन्गिटिविटी, थर्ड में कह रहे हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम, डी में कह रहे हैं रिटर्न इंटरवल, ई में कह रहे हैं पोर्टफोलियो लिवरेज। सो इसका करेक्ट आंसर भी देखो पोर्टफोलियो का साइज अफेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए उसकी लॉन्गिटिविटी अफेक्ट करती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोपोर्शन कितनी है, वेट्स कितने अफेक्ट करते हैं, रिटर्न्स कितनी मिल रही है एज कंपैरेटिव टू मार्केट वो अफेक्ट करती है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहा हूं जो एनटीए यूजीसी नेट में पूछे ही गए हैं, डैम श्योर आप सर्च करके देख लो ये क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। और माइट भी जो नेक्स्ट पेपर्स आएंगे, माइट भी नहीं कह सकते आप, हम श्योरिटी ले सकते हैं, हम 100% प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हो जो एनटीए है वो इनके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर जो आपके फ्रेंड्स को भी पता चले, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री बैच है। सो आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें। सो जो टॉपिक नंबर 14 आता है दैट कंप्राइजेस ऑफ 4 to 5 इंडिपेंडेंट टॉपिक। सबसे पहले जो आता है दैट इज नेफ्ट, IMPS, RTGS, इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, पॉजिटिव पे सिस्टम। सो पहले हम इनके मतलब समझते हैं, इंडिविजुअली इनके मीनिंग्स क्या है। सो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट नेफ्ट, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अब ये क्या है? दैट इज अ पेमेंट सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स 1-to-1 फंड्स ट्रांसफर, यानी हम 1-to-1 फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एक पेमेंट सिस्टम है ये। People can electronically transfer money from any bank branch to a person holding an account with any other branch which is participating in the payment system। देखो बैंक्स को नेफ्ट करने के लिए उसका हिस्सा बनना सर,
एक बंदा अपने बैंक के अकाउंट से, अपनी ब्रांच से किसी दूसरे बंदे को, चाहे कौन सी मर्जी ब्रांच में उसका अकाउंट हो, उसको पैसा ट्रांसफर कर सकता है। अब जो फंड ट्रांसफर होता है नेफ्ट के थ्रू डू नॉट अकर इन रियल टाइम बेसिस, द फंड ट्रांसफर सेटल्स इन 24 आवर बैचेस। देखो नेफ्ट में क्या होता है, जब पैसे ट्रांसफर किए तो इमीडिएटली रियल टाइम पे नहीं होते, इसमें बैचेस बनाए जाते हैं। जब एक बैच की टर्न आती है तब तक उसकी सभी ट्रांजैक्शन को कम्युलेट किया जाता है, तब जब उस बैच की टर्न आएगी तब उसको सेटल डाउन कर दिया जाएगा। अब जो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लेफ्ट में कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट आता है IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो इसका नेम ही बताता है, दैट इज अ रियल टाइम इंस्टेंट इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सिस्टम मैनेज्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस सिस्टम के थ्रू हम इंस्टेंटली पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे किसने मेंटेन किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। अब ये देखो इंस्टेंटली हो सकता है, सो इट इज अवेलेबल 24/7 थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, अनलाइक नेफ्ट एंड RTGS। जो नेफ्ट और RTGS ये बैंक हॉलीडे, जब हॉलीडेज होती हैं बैंक की, उस पर अवेलेबल नहीं होती। अब ये तो हमारे हाथ में, सो ये 24/7 अवेलेबल है। पीपल कैन ट्रांसफर फंड्स कंपैरेटिवली लोअर अमाउंट्स अप टू 2 लाख इंस्टेंटली। देखो जो इसकी लिमिट है दैट इज 2 लाख। 2 लाख तक पीपल एक दूसरे को फंड्स इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड काइंड आती है दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। Money is credited in beneficiary's account real time and gross basis, meant for large value transaction that require receive immediate clearing. Minimum amount then can be transferred to RTGS is a 2 lakh and there is no upper limit. कहना क्या कहलाता है? देखो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका नेम क्लियर करता है, जो इसमें मनी ट्रांसफर किए जाते हैं दैट इज ऑन रियल टाइम। हम जितनी मर्जी हमारी लार्ज वैल्यू की ट्रांजैक्शन हो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली वो लोग RTGS को यूज करते हैं जिन्हें इमीडिएट क्लियरिंग चाहिए। अब जो इसका मिनिमम अमाउंट है दैट इज 2 लाख एंड जो उसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं, आप जितना मर्जी चाहे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो इसकी प्रोसेसिंग है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस एंड सेटल्ड इंडिविजुअली। इसमें बैचेस नहीं बनाए जाते रियल टाइम में। जो बंदा पहले आता है जितना वो पैसा ट्रांसफर करना, इमीडिएटली उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम IRTPS। अब जो ये पेमेंट सिस्टम है दैट वाज प्रपोज्ड बाय NPCI। जैसे मैंने आपको अभी बताया व्हाट इज NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, that aims to provide instant real time settlements of interbank transaction using blockchain technology। अब इसका काम क्या है? देखो इंटरबैंक ट्रांसफर को ये ट्रांजैक्शन, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करती है। अब जो ये कैरी आउट की जाती है डाटा थ्रू दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जो सिस्टम है इसका, ये भी इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट्स, तो बेसिकली किसी ना कई टाइम पे ये RTGS को ही सप्लीमेंट करता है। नेक्स्ट आता है ऑल्सो ऑफर फीचर्स सच एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल सिग्नेचर, इंक्रिप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब जो इसकी लॉन्च डेट थी दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 2022। लास्ट जो हमारे पास आता है दैट इज पॉजिटिव पे सिस्टम PPS। जो ये था बेसिकली दिस वाज अ फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म जिसे RBI ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर चेक पेमेंट्स अबव 50,000। Issuer of the check has to submit certain details of the check। जो बंदा चेक काट के किसी को दे रहा है, जो इशू कर रहा है, उसे ना कुछ डिटेल्स लाइक डेट, अमाउंट, पेई का नेम, किसे पैसा जाना है, अकाउंट नंबर एक्सेट्रा बैंक को सबमिट करवाना पड़ता था थ्रू SMS। मोबाइल ऐप हो गया या इंटरनेट बैंकिंग और ATM के थ्रू। जब ये चेक क्लियरिंग के लिए आता था बैंक उस डिटेल्स को वेरीफाई कर लेता था। अगर तो मैच करती थी चेक क्लियर हो जाता था, अगर मैच नहीं करती थी उसकी क्लियरेंस को डिनाई कर दिया जाता था। बेसिकली ये चेक की टेम्परिंग और फॉर्जरी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक, क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या आया हुआ है, वो क्या कह रहे हैं। Which of the following statements are correct? इनमें से स्टेटमेंट्स बताओ जो करेक्ट है। देखो सबसे पहला क्या कह रहे हैं, नेफ्ट अलाउज अ कस्टमर टू ट्रांसफर फंड्स विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 3 लाख पर डे। सो हमने अभी स्टडी किया, नेफ्ट में तो ऐसी कोई प्रोविजन है ही नहीं कि उसमें तो बेसिस में हो रहा है। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या कह रहे हैं, IMPS allow transfer of funds and insta payment mode। C the minimum limit to transfer fund via RTGS it's 2,50,000। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया इज UPI। ई क्या कह रहे हैं, फॉर क्लियरिंग ऑफ चेक्स अंडर पॉजिटिव पे सिस्टम द मिनिमम लिमिट इज ₹50,000। सो आप अच्छी तरीके से इस आंसर को स्टडी करो, देखो क्या इसका आंसर आना चाहिए। सो IMPS allows to transfer funds in instant payment mode is correct। सेकंड देखो D, जो इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है डेवलप्ड बाय
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज यूपीआई, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक नंबर 15 दैट इज होलिस्टिक मार्केटिंग। अब ये होलिस्टिक मार्केटिंग है, इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट कंसीडर्स द बिजनेस एज अ होल एंड नॉट एज एन एंटिटी विद वेरियस डिफरेंट पार्ट। देखो जो ये अप्रोच है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये बिजनेस एज अ होल को कंसीडर करती है, ये एंटिटी को ऐसे नहीं कंसीडर करती कि दैट कंप्राइजेस वेरियस डिफरेंट पार्ट। अब बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, एज सच देयर इज शेयर्ड एम एंड पर्पस फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस। देखो अगर तो एक पुरानी कहावत है, एक अकेला अकेला ही होता है, 5-7 जाने इकट्ठे हो, दैट आर मोर पावरफुल, यूनिटी इज मोर पावरफुल। सेम फिलॉसफी होलिस्टिक मार्केट में फॉलो की जाती है। वो कह रही है बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है अगर हम उनको इकट्ठा करेंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस। इंश्योर्स दैट ईच पर्सन इन एवरी डिपार्टमेंट फ्रॉम सेल्स टू ऑपरेशन टू एचआर टू मार्केटिंग एंड वर्क टुवर्ड्स वन कॉमन गोल। जितना भी बिजनेस में पर्सन है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, वो हमेशा इकट्ठा ही काम करेंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ वन कॉमन गोल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। Involves interconnecting marketing activities to ensure that the customer is likely to purchase their product rather than competition। जितनी भी मार्केटिंग के रिलेटेड एक्टिविटी, क्योंकि इसके नेम के पीछे ही होलिस्टिक मार्केटिंग है, वो सभी की सभी इसमें इंटरकनेक्टेड है। इसका मेन फोकस क्या है, क्रिएट करना एक यूनिफाइड और कंसिस्टेंट अप्रोच को मार्केटिंग के लिए, ताकि जो हम अपनी कस्टमर रिलेशनशिप और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाए। सो होलिस्टिक मार्केट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग क्या है, ये बेसिकली दिस रेफर्स टू अलाइनमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द इंटरनल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ बिजनेस। जितने भी बिजनेस के इंटरनल फंक्शन है, प्रोसेसेस है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना, उनको अलाइन करना, ताकि जो हम कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर पाए। सेकंड ये क्या है ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड एम्प्लॉयज हैं जो बिजनेस है, उनको ट्रेनिंग दो, उनको मोटिवेट करो, उनको एम्पावर करो, ताकि जो वो एज अ टीम वर्क कर पाए। नेक्स्ट सेकंड अप्रोच आती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, जितनी भी बिजनेस की एक्सटर्नल मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं उनको इंटीग्रेट करना और उनको कोऑर्डिनेट करना, और जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं बिजनेस के, ताकि जो वो कंसिस्टेंट और कंपेलिंग मैसेज कस्टमर्स को भेज सके। वो इंटरनल मार्केटिंग एक्टिविटीज या बिजनेस के फंक्शन और प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करता था, या अब एक्सटर्नल को करता है। अब ये इन्वॉल्व क्या करता है, डिजाइन करना है, डेवलप करना और प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना या सर्विसेज को डिलीवर करना, ताकि जो आपके जो बिजनेस के कस्टमर है उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट आउट किया जाए। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। refers to the development and maintenance of long term and mutually benefit relationship with customer। देखो बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स और जितने भी इसके अलावा है, उनके साथ रिलेशनशिप को मैनेज किया जाता है थ्रू होलिस्टिक मार्केटिंग अंडर इट्स कंपोनेंट रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब ये इसमें क्या मेन चीज है, ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, लॉयल्टी की जाती है, सेटिस्फैक्शन की जाती है कस्टमर्स के अमंग, उनको अच्छी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करके। जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। रेफर्स टू कंसिडरेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू अ सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। यानी कि बिजनेस का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस ये क्या है, क्या जितने भी सोशल इश्यूज हैं, एथिकल कंसर्न्स हैं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स है बिजनेस एक्टिविटीज को, उनको एड्रेस करता है ये कंपोनेंट। सो नाउ आपको अच्छे से होलिस्टिक मार्केटिंग समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स लुक हैव अ क्वेश्चन। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, उन्होंने क्या कहा है, होलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइजेस दैट अ ब्रॉड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज नेसेसरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केट। देखो हमने अभी स्टडी किया है रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। सो आप बताओ इसमें से विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज रिलेशनशिप, इंटरनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। ये होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट टॉपिक नंबर 16 दैट इज, अब इसमें फिर टॉपिक्स आ रहे हैं नोवेशन, रेसिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। ये क्या होते हैं? सो सबसे पहले देखते हैं नोवेशन क्या होता है। सो नोवेशन में वो क्या कह रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट
फॉर एन एग्जिस्टिंग वन बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। देखो जब कोई दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब हम उसे सब्सटीट्यूट करते हैं विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड नोवेशन। अब जो इसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो प्लेस में आ जाता है। सेकेंड जो हमारा आता है दैट इज रिसिशन। रिसिशन में क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है या टर्मिनेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है दो पार्टीज में उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू। यानी बेसिकली ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड द पार्टीज आर रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। थर्ड दैट इज रिमिशन, एक्सेप्टिंग अ लेसर परफॉर्मेंस और पेमेंट देन व्हाट वाज ओरिजिनल एग्रीड अपॉन। देखो मान लो दो पार्टीज हैं, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए बंदा बी को कुछ काम करके देगा बट वो उतने लेवल पे नहीं करता, सो बी बंदा क्या करेगा, उसके जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे कम में ही उसको एक्सेप्ट कर देगा। इस केस में भी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है एक्सटेंट ऑफ जितना, अब डिस्चार्ज उतना ही होगी जितनी रिमिशन की जाएगी एंड द पार्टीज आर रिलीव्ड फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन। फोर्थ आता है ऑल्ट्रेशन, चेंजिंग और मॉडिफाइंग वन और मोर टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट। देखो इसमें भी म्यूचुअल कंसेंट से हम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस को चेंज कर देते हैं। लास्ट इज अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, सेटिंग अ डिस्प्यूट, settling a dispute or claim by agreeing to accept something different from or less than what was originally demanded or expected। इसमें क्या होता है, मान लो दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, डिस्प्यूट का जो सॉल्यूशन निकलता है या तो यही होता है कि जो काम करना था उससे कुछ कम कर लिया जाए या उसको बिल्कुल चेंज कर दिया जाए। सो हमने नोवेशन पढ़ लिया जिसमें नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, रिसिशन में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है, रिमिशन में कुछ लेसर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है, ऑल्ट्रेशन में टर्म्स और कंडीशन को चेंज कर दिया जाता है, अकॉर्ड और सेटिस्फैक्शन में डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है in which of the following methods a contract is said to be discharged by mutual consent। अब म्यूचुअल कंसेंट से किस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाए, देखो नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट करना दैट इज फॉर म्यूचुअल कंसेंट, रिसिशन होगी, रिमिशन होगी, रिसिशन में टर्मिनेट भी म्यूचुअल कंसेंट से किया था, रिमिशन में कुछ लेसर परफॉर्मेंस भी म्यूचुअल कंसेंट से होती है, ऑल्ट्रेशन। सो डी विल बी द करेक्ट, all the 5 are the correct answers of this question। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक नंबर 17 पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज बिलर। अब बिलर क्या है, पर्सन हु टेम्परली गिव्स द पोजेशन ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी बट नॉट द ओनरशिप अंडर बेलमेंट, इंटरेस्ट द पोजेशन ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन हु इज नोन एज द बिल। देखो बेलमेंट एक एग्रीमेंट है जिसमें दो पर्सन होते हैं, एक बेलर होता है एक बेली होता है। जो बेलर होता है वो टेम्पररी तौर पर अपने गुड्स की पोजेशन बेली को ट्रांसफर कर देता है और सिर्फ टेम्परेरी तौर पे पोजेशन को ट्रांसफर किया जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती। जो ये बेलमेंट का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जब तक गुड्स बेली की पोजेशन में है तब तक बिलर ही उसका राइटफुल ओनर होता है। नेक्स्ट देते हैं, देखो बेलर की ड्यूटीज क्या है। सबसे पहले बेलर की, देखो बेलर वो पर्सन है जो गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है, सो उसकी ड्यूटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है ड्यूटी टू डिस्क्लोज द नोन फैक्ट्स। देखो बेलर को जितने भी नोन डिफेक्ट्स पता है रिलेटेड टू हिज गुड्स, जितने भी उस गुड्स के साथ डेंजर एसोसिएटेड है, उसका राइट बनता है उसको बेली को इन्फॉर्म करना। सेकंड आते हैं ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस, जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं इनकर्ड बाय द बेली फॉर पर्पस ऑफ बेलमेंट। यानी देखो गुड्स के रिलेटेड बेली जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करता है जो कि नेसेसरी है, लाइक स्टोरेज के, ट्रांसपोर्टेशन के, मेंटेन, उन सबको बियर बिलर ही करेगा। बिलर में ऑल्सो हैव टू पे अ रीजनेबल रेम्यूनरेशन टू बेली इफ बेलमेंट इज फॉर हिज बेनिफिट। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली। देखो ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर एनी लॉस और डैमेज सफर्ड बाय हिम ड्यू टू द डिफेक्टिव टाइटल और कंडीशन ऑफ गुड्स पेड। अगर बेलर के किसी भी कारण बेली को कोई लॉस या डैमेज सफर करनी पड़े उसको इंडेमनिफाई बेलर ही करेगा। इवन बेली की ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर एनी लॉफुल क्लेम्स मेड बाय थर्ड पार्टी अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड। अगर बेली, देखो बेली के पास गुड्स की पोजेशन है, अगर कोई तीसरा बंदा उस गुड्स पे कोई भी क्लेम को करता है जिससे बेली को कोई नुकसान होता है, सो बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंपेंसेट और इंडेमनिफाई द बेली।
फोर्थ ड्यूटी आती है ड्यूटी नॉट टू टर्मिनेट ग्रेचुइटियस बेलमेंट. ड्यूटी नॉट टू टर्मिनेट अ ग्रेचुइटियस बेलमेंट बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस अनलेस देयर इज अ सफिशिएंट रीजन फॉर डूइंग. अगर कोई ग्रेचुइटियस बेलमेंट है हम उसको सफिशिएंट या स्पेसिफाइड टाइम से पहले टर्मिनेट नहीं कर सकते. If the builder terminates a gratuitous payment without a valid cause, he is liable for any loss. अगर इससे टर्मिनेट करने की यानी जो ग्रेचुइटस बेलमेंट है उसको टर्मिनेट करने से अगर कोई बेली को नुकसान पहुंचता है दैट बेली विल बी इंडेमनिफाइड बाय द बेलर. लास्ट ड्यूटी आती है ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर विद बेलीज पोजेशन. अब ये बेलर की ड्यूटी बनती है कि जितनी भी बेली की पोजेशन में है जो गुड्स उनके बीच वो इंटरफेयर नहीं करेगा basically or use of the goods billed unless there is a breach of contract or trust by the bailey. Even duty not to claim back the goods billed before the expiry of term or bailment. यानी जब तक बेलमेंट का पीरियड है उसकी एक्सपायरी नहीं होती तब तक बेलर गुड्स को वापस भी नहीं ले सकता, उसको क्लेम बैक नहीं कर सकता. सो ये तो थी बेलर की ड्यूटीज. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन क्या कहा उन्होंने कहा ड्यूटीज ऑफ बेलर इंक्लूड take care of goods, bear extraordinary expenses, return accretion to the goods, indemnify the bailey, disclose the known facts. So after studying this question, the correct answer will be option number D, that is bear extraordinary expenses, indemnify the bailey and disclose the known faults. So now move on करते हैं हम अपने next topic पे, that is topic number 18, that is explicit cost क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट क्या होता है. सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है. देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मींस एक्चुअल मॉनेटरी पेमेंट मेड बाय फर्म फॉर यूज ऑफ रिसोर्सेज. जितनी फर्म कोई एक्चुअल में पेमेंट दे रही है यानी उनके फर्म से पैसा बाहर जा रहा है फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. इसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहा जाता है. इसके एग्जाम्पल ले लो आप, वेजेस हो गया, रेंट पे करना, इंटरेस्ट, टैक्सेस वगैरह वगैरह वगैरह. सेकेंड आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फर्म को अपने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की और दोस्त प्रोवाइडेड बाय ओनर्स विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग कैश पेमेंट. मान लो एग्जांपल के तौर पे समझो अगर मेरे पास कोई लैंड है मैं उसको अपने ही काम के लिए यूज करता हूं बजाय रेंट पे देने के. अगर मैंने उसको रेंट पे दिया हुआ होता मुझे कुछ ना कुछ पैसे आना था, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर मी, दैट इज अ फॉरगॉन इनकम. इसके एग्जांपल क्या, ओनर का टाइम, कैपिटल, लैंड एक्सेट्रा इम्प्लिसिट कॉस्ट. थर्ड आता है टोटल कॉस्ट. देखो जब हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को टोटल कर देते हैं दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सम ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट. इनमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों आ जाते हैं. अगर इसको आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट. देखो जो फिक्स कॉस्ट है वो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. लास्ट आती है संक कॉस्ट. अब संक कॉस्ट है दिस इज दैट कॉस्ट दैट ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड और चेंज बाय एनी करंट और फ्यूचर डिसीजन. देखो ये जो वो कॉस्ट है जो इनकर हो चुकी है हम इसे बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकते या चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी, मशीनरी कॉस्ट होगी, दीस आर दी संक कॉस्ट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में एंटिगा ने क्या पूछा, उन्होंने हमें दो लिस्ट देती है, एक मैचिंग का क्वेश्चन दिया. वो कह रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट, टोटल और संक कॉस्ट की डिस्क्रिप्शन बताओ. सो सबसे पहले उन्होंने नंबर 1 क्या किया, कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी आउटलेट्स ऑफ मनी बाय द फर्म, अ कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, कॉस्ट दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इनपुट दैट अ फर्म यूजेस इन प्रोडक्शन. देखो सिंपल सी बात है. नंबर 3 कॉस्ट दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय अ फर्म, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या कहती थी, पैसों का आउटले, बाहर जाना. सो ए का इट विल बी थर्ड. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जो हमारी टोटल नेक्स्ट संक कॉस्ट थी दैट इज अ कॉस्ट दैट ऑलरेडी हैज बीन कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड. सो संक कॉस्ट जी का इट विल बी सेकंड. सो बचा क्या, बी इम्प्लिसिट कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर्ड. इसका तो कोई आउटले नहीं है, ये तो हमने खुद एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर किया. सो इसका विल बी फर्स्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट का अ कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी आउटले. सो लास्ट क्या बची हमारे पास, टोटल कॉस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का इट विल बी फोर्थ, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इनपुट्स दैट अ फर्म यूजेस इन प्रोडक्शन. सो नेक्स्ट टॉपिक है, मूव ऑन करते हैं. टॉपिक नंबर 19, इसमें हमें क्या दिया है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है. सबसे पहले स्टडी करते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग.
It involves selecting a sample from a population using several steps or stages. At each stage, the population is divided into smaller and smaller groups or cluster, and sample of cluster individual is randomly selected. इसमें देखो मल्टी स्टेज में हम स्टेज वाइज चलते हैं. सबसे पहले क्या किया जाता है, हम सबसे एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से. हर स्टेज पे जो पॉपुलेशन है उसको स्मॉलर और स्मॉलर ग्रुप्स और क्लस्टर में डिवाइड कर दिया जाता है और उस ग्रुप और क्लस्टर में से एक रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है. सेकंड आती है हमारे पास सिस्टमैटिक सैंपलिंग. इसमें क्या है, इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एवरी केथ इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अ लिस्ट और अ सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन. देखो जब हम सैंपल को फ्रेम करते हैं फ्रॉम पॉपुलेशन, इसमें हम एवरी केथ एक सीक्वेंस और लिस्ट को फॉलो करते हैं फॉर सिलेक्शन. द स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो रैंडमली चूज किया जाएगा. जो उसके आगे वाले सारे या सैंपल में जो यूनिट्स को इंक्लूड किया, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक और सीक्वेंस. थर्ड आती है जजमेंट सैंपलिंग. इन्वॉल्व सेलेक्टिंग इंडिविजुअल यूनिट बेस्ड ऑन रिसर्च. देखो जो बंदा रिसर्च करने जा रहा है, जो सैंपल को फ्रेम कर रहा है फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है कौन सी यूनिट्स को सैंपल में इंक्लूड करना है, कौन सी को नहीं इंक्लूड करना है. ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है, टोटली रिसर्चर के एक्सपर्टाइज और नॉलेज पे डिपेंड करता है. लास्ट है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप और स्ट्रेटा बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक और वेरिएबल एंड सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल. स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या किया जाता है, जितनी भी हमारी देखो हमारी पॉपुलेशन है उनमें कुछ ना कुछ तो होमोजेनियस ग्रुप्स होंगे. हम अपने पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और उन ग्रुप में से या स्ट्रेटा में से हम अपने सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं. द सैंपल साइज फॉर ईच स्ट्रेटम कैन बी प्रोपोर्शनल डिस्प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्ट्रेटम. सो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं. वो अगेन एनटीए ने कहा उन्होंने दो लिस्ट प्रोवाइड करती, एक हमें नाम दिए हुए, सेकंड में डिस्क्रिप्शन दिए हुए, कहते हैं मेजर करके बताओ. मल्टी स्टेज, सिस्टमैटिक, जजमेंट और स्ट्रेटिफाइड. लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन है. सबसे पहले क्या, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट इन बेस्ट पोजीशन टू प्रोवाइड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. हेट्रोजीनियस सब पॉपुलेशन, वाइडली सेपरेट पॉपुलेशन, रैंडम सैंपलिंग नॉट पॉसिबल. एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन अरेंज इन सम ऑर्डर. देखो सबसे पहले व्हाट विल बी इट्स करेक्ट आंसर. इसका जो आंसर होगा देखो ई, मल्टी स्टेज सैंपलिंग. मल्टी स्टेज सैंपलिंग हमने कहा जिसमें स्टेजेस में सैंपल को फ्रेम किया जाता है. सो इसकी जो होगा, इसका सेकंड दैट इज जब स्टेजेस में तब किया जाता है जब हेट्रोजीनियस सब पॉपुलेशन होगी. नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग. सिस्टमैटिक सैंपलिंग यानी एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन अरेंज इन सम ऑर्डर. एक किसी भी ऑर्डर में हम अपना सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं. थर्ड आता है जजमेंट सैंपलिंग. जजमेंट सैंपलिंग में रिस्पोंडेंट जो हमारा रिसर्चर है उसके अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज के प्रायर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैंपल बनाया जाता है. सो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट इन बेस्ट पोजीशन टू प्रोवाइड दैट डिजायर्ड, ये रिसर्चर को पता होता है. एंड द लास्ट डी का स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का दैट इज हेट्रोजीनियस सब पॉपुलेशंस. सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लैक माउंटेन ग्रिड. अब ये ब्लैक माउंटेन ग्रिड क्या था, ये मैनेजर्स को हेल्प करता है, लीडर्स को टू थिंक अबाउट द लीडरशिप स्टाइल. जो मैनेजर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो उनके जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनको सोचने में हेल्प करता है. 2 फैक्टर्स के यानी 2 डायमेंशन के बेसिस में, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल. सो सबसे पहले इसमें जो 2 डायमेंशन के बेसिस पे 5 लीडरशिप स्टाइल्स बनते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इम्पवरिश्ड मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है, देखो इसमें लो प्रोडक्शन एंड लो पीपल, शोस मिनिमल इफेक्ट टू गेट द वर्क डन एंड टू मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मैनेजर अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डज नॉट केयर मच अबाउट द रिजल्ट्स. जो इसका मेन मीनिंग क्या है, शोस मिनिमल एफर्ट टू गेट वर्क, यानी वर्क को काम कराने में सबसे कम एफर्ट्स दिखाए जाते हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में भी कम एफर्ट्स है. जो मैनेजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, वो रिजल्ट के रिगार्डिंग केयर ही नहीं करते. सेकंड आता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट. इसमें प्रोडक्शन लो है बट पीपल हाई है, यानी कि हाई अटेंशन टू सिक्योरिटी एंड वेलबींग एंड हार्मनी ऑफ द टीम. जितने बंदे टीम में काम कर रहे हैं उनके वेलबींग के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हाई अटेंशन शो की जाती है. और जो मैनेजर है वो ये बिलीव करता है अकोमोडेटिंग एंड फ्रेंडली विल इंक्रीज परफॉर्मेंस. अगर हम अपने बंदों को साथ इकट्ठा उनको अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, उससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. थर्ड आता है प्रोड्यूस और पैरिश मैनेजमेंट, यानी इसमें प्रोडक्शन अब हाई हो जाएगी, पीपल लो हो जाएंगे.
ये इसका मेन फोकस क्या है, टास्क वर्क, गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी। इसमें मैनेजर क्या करता है, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है, पॉलिसीज हो गए, प्रोसीजर हो गए, सिर्फ वो टीम मेंबर्स को एज एंड मीन्स देखता है, वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट को यूज करता है उनको मोटिवेट करने में। नेक्स्ट आता है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। अब मिडल यानी इसमें मीडियम प्रोडक्शन, मीडियम पीपल, सब कुछ बराबर, मिडल के बीच, ना ज्यादा ना कम। जो मैनेजर है वो बैलेंस शो करता है वर्कआउट रूट में और टीम मेंबर्स की नीड्स में। जो मैनेजर है वो ट्राई करता है कंप्रोमाइज करना और सेटिस्फाई करना दोनों पक्षों को, प्रोडक्शन भी ठीक हो, जो टीम मेंबर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड हो। लास्ट आता है टीम मैनेजमेंट। इसमें प्रोडक्शन भी हाई है, पीपल भी हाई है, यानी इसमें जो कंसर्न दिखाया जाता है टुवर्ड्स रिजल्ट्स एंड पीपल, दैट इज ऑफ हाई नेचर। जो मैनेजर है वो वर्क करेगा ताजो एक पॉजिटिव एंड प्रोडक्शन टीम एनवायरनमेंट क्रिएट की जा सके, ताजो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इवन जो मैनेजर है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ट्रस्ट करता है टू टीम मेंबर्स। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक, क्वेश्चन क्या पूछा गया, उन्होंने हमें कहा डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मेंटेन करो। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं, वर्क अकम्प्लिश्ड फ्रॉम अ कमिटी ऑफ पीपल विद इंटरडिपेंडेंस थ्रू अ कॉमन स्टेक इन ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस विद ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, एक्सर्शन ऑफ मिनिमम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू get the work done and to sustain organizational morale. Efficiency results from arranging work in such a way that human elements have little effect. Thoughtful attention to needs of people lead to a friendly and comfortable organizational atmosphere, work and environment. So इसका correct option will be option number C, यानी कि impoverished management का exertion of minimum effort is required to get work done and to sustain organizational goals. जो हमारे टीम मैनेजर्स है उसका वर्क कंप्लीटेड फ्रॉम कमिटी ऑफ पीपल। सी का फोर्थ यानी कंट्री क्लब मैनेजमेंट में क्या आएगा, थॉटफुल अटेंशन टू नीड्स ऑफ पीपल। एंड जो लास्ट है दैट इज जी का थर्ड, एफिशिएंसी रिजल्ट्स फ्रॉम अरेंजिंग वर्क इन सच अ वे दैट ह्यूमन एलिमेंट्स हैव अ लिटिल इफेक्ट। सो इससे हमारी आज का सेशन कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होवर अराउंड करेगा पेपर जिनके फ्यूचर में भी। सो अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा और आपको ये टॉपिक अच्छे लगे सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल to support me. Thank you.